हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित। और आज का ये जो लेक्चर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए 5th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। किसके बारे में? डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर में सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे और ये जानेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे आगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में, वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, फलन की अवधारणा क्या होती है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। इसी को हिंदी में अवकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकलन कहा जाता है हिंदी में। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस या डेफिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट के आधार पर देखेंगे। और सेकंड देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड। अर्थात यदि आप लोग को कोई फंक्शन दे दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशंस के डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला बेस्ड मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं ये दोनों पॉइंट ही कवर करूँगा यहाँ पर। ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन में फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फंक्शंस को सॉल्व करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो आगे ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वांटिटी विच इज चेंज आफ्टर अप्लाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड वेरिएबल। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है चेंज हो जाता है, कब? मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल कहेंगे। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। इसी प्रकार के और ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अभी इतना ही इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सभी में से किसी एक ऑपरेशंस को अप्लाई करने पर, किस में अप्लाई करने पर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। इन अदर वर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी चेंज और विच इज़ नॉट सेम एट एवरीवन। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, विच कैन बी चेंज, जो कि क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है या परिवर्तित हो सकता है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल। या इसी को हम लोग ऐसे बोलेंगे विच इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू सभी जगह सेम नहीं होता है। कंडीशन और सिचुएशंस के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच इज़ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेरिएबल। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, तब भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा तरीका है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का। आपको जो पॉइंट अच्छा लग रहा है, जिस वे में आपको समझ में आ रहा है, उस तरीके को आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। बाय द वे आपको पूछा जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है तब। तो आई होप वेरिएबल क्या होता है यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेरिएबल है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी एक क्वांटिटी है और कैसा क्वांटिटी, वेरिएबल। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और कैसा फिजिकल क्वांटिटी, वेरिएबल है। टाइम भी वेरिएबल है, पोजीशन भी वेरिएबल है, मोमेंटम भी वेरिएबल है, प्रेशर, ये सभी क्या हैं, वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। वेलोसिटी को वेग कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहा जाता है, एक्सीलरेशन को त्वरण कहा जाता है, टाइम को समय कहा जाता है, पोजीशंस को स्थिति बोला जाता है, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, और प्रेशर का मतलब होता है दाब। इसी प्रकार के बहुत सारे वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं और ये सभी का वैल्यू क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। वेलोसिटी का भी वैल्यू चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, सभी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। टाइम तो ऑलरेडी चलते रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये अपनी ही गति से चलते रहता है। ठीक है, ये किसी के लिए नहीं रुकती, बोलते हैं ना समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो है ये सभी वेरिएबल। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वेरिएबल इज रिप्रेजेंट एज एक्स, वाई, जेड, ए, वी, पी, ई, टी, सी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि कैसा है, वेरिएबल है, तो उसको डिनोट करने के लिए किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए का यूज़ करते हैं, वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करने के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी ही सभी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेरिएबल है, उनको डिनोट करने के लिए किसी न किसी अल्फ़ाबेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर पॉसिबल। यहाँ पर अगर वेरिएबल की टाइप्स की बात करें तो टू टाइप से पॉसिबल है, जिसमें से फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी अदर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकंड बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, नाम से ही प्रूफ हो रहा है, डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब चलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है करंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में करंट के बारे में। तो करंट यहाँ पर कैसा वेरिएबल है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे जिसका नाम है वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब करंट क्यों डिपेंडेंट है और वोल्टेज क्यों इंडिपेंडेंट है, तो इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। करंट जो है डिपेंड रहता है पोटेंशियल के ऊपर, करंट जो है डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर या वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि वोल्टेज जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, मतलब करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वोल्टेज जो है करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और चूंकि आप लोग को पता होगा जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और बिना वोल्टेज के करंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वोल्टेज या पोटेंशियल की वजह से ही चार्ज फ्लो हो पाते हैं, और जब चार्ज फ्लो होता है तभी हम लोग को क्या मिलता है, करंट मिलता है। ये आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग करंट को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट, क्योंकि ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, उतना ही ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा यूनिट टाइम में, उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर में। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। करंट और वोल्टेज, करंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वोल्टेज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम तो आप लोग को पता है टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डी।
वेक्टर डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम जो है अपने हिसाब से चलता है, ना तो किसी पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ना ही किसी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम जो है अपने हिसाब से चलता है, इसलिए हम लोग टाइम को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ते जाता है या घट भी सकता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं वेरिएबल से संबंधित। कुछ थर्ड एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है, डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। एक्सीलरेशन भी डिपेंडेंट है और टाइम जो है इंडिपेंडेंट है। ओके, और अगर इसी प्रकार फिफ्थ एग्जांपल की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आई होप वेरिएबल से संबंधित सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वांटिटी whose value remain unchanged during the mathematical operation। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी या वो सभी क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी या अप्लाई करते समय भी उसका वैल्यू क्या होता है, सेम रहता है। क्या रहता है, उसका वैल्यू सेम रहता है। तब उस प्रकार के क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज और विच इज सेम एवरीवेयर आर कॉल्ड कांस्टेंट। वो सभी क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है हर जगह पर सेम रहता है, हर जगह पर सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो उस प्रकार के क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पाई है। पाई का वैल्यू आप लोग को पता है 22/7 होता है, या उसी को सॉल्व करेंगे तो 3.14 मिलता है। तो आप इसके ऊपर कितनों भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा लो या कितना भी चेंज कर लो या इसको कहीं पर भी ले जाओ, इसका वैल्यू 3.14 ही रहेगा। सेकेंड है इर्रेशनल नंबर या एक्सपोनेंशियल नंबर। इसका वैल्यू भी 2.71 कुछ होता है। ओके, इसका भी वैल्यू आप कितनों भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा लो, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह इसका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। सी का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा 3 × 10 की पावर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसका वैल्यू हमेशा हर जगह पर कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही होता है। ओके, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बहुत सारी ऐसे टॉपिक देखते हैं जिसमें कोई भी 2 वेरिएबल्स है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, जिसमें वोल्टेज जो है करंट के प्रोपोर्शनल रहता है। तो इन दोनों को हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये भी एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता जब तक हम चेंज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है एच को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट। एच को क्या बोला जाता है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.627 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इतना ही रहेगा। लास्ट है, इसी प्रकार के और बहुत सारे कांस्टेंट हैं। यहाँ पर जे है, जे को बोला जाता है जूल कांस्टेंट, जे को बोला जाता है जूल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 4.41 ऐसा समथिंग अराउंड कुछ होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इस प्रकार के कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार का जो वैल्यू रहता है या क्वांटिटीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इन सभी का वैल्यू सभी जगह सेम रहता है। आप कितनों भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे सब्सट्रैक्शन करो, इसका वैल्यू ऐसा ही रहता है। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट। आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट के टाइप्स की। देयर आर 2 टाइप ऑफ कांस्टेंट आर पॉसिबल। यहाँ पर कांस्टेंट को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है एब्सोल्यूट कांस्टेंट।
फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, या इसी को स्टैंडर्ड कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। सेकंड होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेकंड होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, इसको देखने से पहले हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट देख लेते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितनों भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर लो, सभी जगह इसका वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि कुछ देर पहले हम लोग देखे थे पाई, ई, एच, सी, जूल, जे, 1, 2, 3 ये नंबर हैं, तो ये सभी क्या हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट या स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। सेकंड होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छानुसार। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। दोज कैन बी चेंज इन स्पेसिफिक ऑपरेशन, कुछ स्पेशल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ आर आई, v इज इक्वल्स टू आर आई, तो यहाँ पर r क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक ऑपरेशन अप्लाई करने पर r का वैल्यू चेंज हो जाता है, और वो स्पेशल केस क्या होता है, वोल्टेज और करंट। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद इंटीग्रल कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी आप लोग याद रखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लेते हैं वो भी एक प्रकार का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसी प्रकार ए, बी, सी ऐसा हम लोग अपनी मर्जी से कहीं पर कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर्पज से। स्टेट लाइन इक्वेशन ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर c क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि ये डिफाइन करता है कि x का वैल्यू जब 0 हो तब वहाँ पर y का कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिलता है, ये डिफाइन करता है ये। तो आई होप कांस्टेंट से रिलेटेड सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x इफ करस्पॉन्डिंग to any given value of x there exists a single definite value of y। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि कंसिडर कर लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा इसलिए क्योंकि x का वैल्यू जो है y के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन y का वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। तो ये जो y है कंसिडर कर लेते हैं ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको एफ ऑफ x का फंक्शन, f का मतलब होता है फंक्शन, x का मतलब होता है वेरिएबल। x का फंक्शन तभी कहेंगे इसको, एक बार और ध्यान से सुनना, ये जो y है y क्वांटिटी है और किसी भी क्वांटिटी को किसी वेरिएबल का फंक्शंस हम लोग तब कहेंगे जब उस फंक्शंस के लिए ये फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम एक वैल्यू, एक डिफाइनाइट वैल्यू मतलब परिभाषित वैल्यू एग्जिस्ट करें या रखें। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर y एक फिजिकल क्वांटिटी है और y को, ये जो क्वांटिटी है इसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग फंक्शन तब कहेंगे जब इसके पास एक वैल्यू हो, एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, डिफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करता हो। किसके लिए, किसी भी वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर x का फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पर x से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन हो सकता है। जैसे कि x से रिलेटेड यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, अरे y तो y ही है, तो यहाँ पर y का वैल्यू x के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए या स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y का वैल्यू चेंज हो जाएगा और y का वैल्यू हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक फंक्शन है, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर मैं 1 पुटअप कर देता हूँ।
तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3 + 7 + 2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 12 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर y रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यू फॉर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर y जो है एक डिफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, किसके लिए? x के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू कैरी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग y को बोल सकते हैं x का फंक्शन है। और x का फंक्शन इसलिए है y क्योंकि x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन? y का वैल्यू। तो इसी को कहा जाता है फंक्शन या कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। आप लोग को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शन याद रखना है। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये एक रिलेशन होता है जहाँ पर y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ याद रखना है। और यदि आपको कोई फंक्शंस का डेफिनेशन पूछ दें तो आप बोल दीजिएगा। कोई भी क्वांटिटीज़ होता है जैसे कि y एक क्वांटिटी है, इसको हम लोग किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शंस तब कहेंगे जब किसी वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इसके पास कम से कम एक डिफाइनाइट वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू हो या एक सिंगल वैल्यू हो, तब हम लोग इसको इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन कहेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं दिखाया हूँ। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं f ऑफ x एक फंक्शन है मेरे पास x² + x। तो यहाँ पर फिर से y जो है x के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 है, तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4 + 2। तो y इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट और y को बोला जाता है डिपेंडेंट, क्योंकि x के ऊपर डिपेंड है। और ये जो x है वो वेरिएबल है और वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जो y है या क्वांटिटी है ये भी एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इस रिलेशंस को बोला जाता है फंक्शन या कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ओके अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिख दिया हूँ मैं। यहाँ पर ये जो f है इसको बोला जाता है फंक्शन। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स का लेवल आगे बढ़ते जाता है, जैसे कि 11th हो गया, 12th हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, या कॉलेज में आप लोग चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं भी आप जब पढ़ेंगे तो लेवल जब बढ़ता है तो रेफरेंस बुक में स्मॉल f के जगह पर कुछ और सिंबल का यूज़ किया जाता है और वो भी फंक्शन ही होता है। जैसे कि y इज इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ x लिखा जा सकता है इसको, y इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x लिखा जा सकता है इसको, और y इज इक्वल्स टू साई ऑफ x लिखा जा सकता है, और इसी को लिखा जाता है y इज इक्वल्स टू g ऑफ x। तब आपको समझना है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? x के फंक्शंस की ही बात हो रही है यहाँ पर, बस नोटेशन और सिम्बॉल क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कुछ दिक्कत रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस के अंदर में ही एक और पॉइंट के बारे में जिसका नाम है लिमिट ऑफ फंक्शन। जिसका नाम क्या है? लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शंस क्या होता है? तो इसको समझने से पहले एक कॉमन चीज़ है जिसको आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, उसको एक बार समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है किसी भी नंबर को एक लाइन में रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम लोग राइट साइड में वैल्यू शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ज़ीरो जो है ओरिजिन पॉइंट होता है, तो इससे राइट साइड में जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है निगेटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको नेबरहुड लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बोलते हैं या नंबर बोलते हैं, और राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर है उसको बोला जाता है नेबरहुड राइट हैंड साइड बोला जाता है। ठीक है, एंड ईच नंबर हैव टू नेबरहुड। और आप लोग को ये याद रखना है कि प्रत्येक नंबर के पास, किसी भी नंबर के पास 2 नेबरहुड रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 नेबरहुड रहते हैं। एक राइट हैंड रहता है जिसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन कर दिए जाए यहाँ पर 1 एक पॉजिटिव नंबर है और इस नंबर का कितने नेबरहुड पॉसिबल हैं, तो आप बोलना 2।
कैसे? तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 को यहाँ पर निगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने नेबरहुड हुए? 2, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है ईच नंबर हैव 2 नेबरहुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर +3 आता 2 के बाद, और अगर आपको पूछा जाता कि 2 का कितने नेबरहुड पॉसिबल हैं, तो इसका भी आंसर क्या आता? 2। एक आता +3 और एक आता -1। लेफ्ट साइड में जो लेंगे उसको नेगेटिव लेना है, राइट साइड में जो लेंगे उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये रहा आपका नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है। लिमिट ऑफ फंक्शंस क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, इसको रीड कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, है ना। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फंक्शन एज द इनपुट ऑफ द फंक्शन गेट्स क्लोजर और अप्रोच सम नंबर। लिमिट ऑफ फंक्शंस क्या होता है? एक नंबर होता है या एक वैल्यू होता है। क्या होता है? एक वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है? एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें कुछ नंबर अप्लाई करने पर या कुछ नंबर देने पर या कुछ इनपुट देने पर फंक्शंस का जो वैल्यू है किसी अदर नंबर के पास में चला जाता है या उसके आसपास पहुंच जाता है, उसके आसपास पहुंचता है, तो उसी को उसका क्या कहा जाता है? लिमिट कहा जाता है। उसी को उस फंक्शंस का क्या कहा जाता है? लिमिट कहा जाता है। चलिए इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। The limit of a function is a value or number which is defined the behavior of function at particular point. इसी डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शंस एक वैल्यू होता है या एक नंबर होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि कोई भी फंक्शन है उसका पर्टिकुलर डिफाइंड पॉइंट पर उसका क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब किसी भी फंक्शंस का पर्टिकुलर पॉइंट पर बिहेवियर शो करने के लिए जिस नंबर का या जिस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोला जाता है लिमिट ऑफ फंक्शन। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। और अगर लिमिट ऑफ फंक्शंस की नोटेशंस की बात करें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। इसका मतलब ये है यहाँ पर ये जो फंक्शंस दिया हुआ है और ये फंक्शंस किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है और x का वैल्यू कहाँ तक अप्रोच कर रहा है? x इज इक्वल्स टू a तक। a यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है और l भी यहाँ पर कुछ नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो x वेरिएबल दिया हुआ है इसका वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? a तक। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजर और अप्रोच सम नंबर। तो यहाँ पर a कुछ ना कुछ नंबर हो सकता है। तो जब x का वैल्यू इस नंबर तक जाएगा तो जाहिर सी बात है इस फंक्शंस का जो टोटल वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ हमको स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा। तो ये पूरा फंक्शंस का वैल्यू है, ये पूरा फंक्शन का वैल्यू है और ये यहाँ पर जो वैल्यू वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू है। हमको इस फंक्शंस को यहाँ तक चेंज करना है, कहाँ तक? a तक चेंज करना है। और a तक जब चेंज करेंगे किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पूरे फंक्शंस का वैल्यू क्या मिल जाता है? l मिल जाता है और l भी कुछ नंबर हो सकता है। और यही जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा यही डिफाइन करेगा किसको? किसी भी फंक्शंस को या किसी भी फंक्शंस के बिहेवियर को। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि लिमिट ऑफ फंक्शंस एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है जो किसी भी फंक्शंस का बिहेवियर को डिफाइन करता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पर l क्या डिफाइन कर रहे हैं? पॉइंट a पर f ऑफ x के बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शंस को समझ सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं, यहीं से आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। मैं कंसिडर कर लेता हूं मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर मुझे इसमें क्या लगाना है? लिमिट लगाना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ x टेंड्स टू 1। क्या लगा देता हूँ? x टेंड्स टू 2, कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर f ऑफ x है और यहाँ पर इसका वैल्यू मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो l का वैल्यू होगा और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब x का वैल्यू कहाँ तक अप्रोच कर रहा है? 2। मतलब x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है, 2 नहीं है।
2 की तरफ जा रहा है। मतलब इस नंबर में देखें तो x का वैल्यू ये है, पॉजिटिव x का वैल्यू, नेगेटिव x का वैल्यू, और x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, ये 2 की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर टेंस लगाने का मतलब ये है x टेंस टू 2, मतलब x का वैल्यू 2 की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसी को यहाँ पर क्लोजर टू या अप्रोच वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2, एफ ऑफ x का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पर हम लोग ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, और 4 में 1 चला गया, कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो कितना आया जी, अगर हम लोग x टेंस टू 2 के लिए किसी x के फंक्शंस को डिफाइन करें, इस फंक्शंस को डिफाइन करें, तो इसका वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो इसी को बोला जाता है लिमिट ऑफ फंक्शंस। चलिए आगे और कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा लिमिट ऑफ फंक्शन से संबंधित, एनी फंक्शंस विल एग्जिस्ट लिमिट व्हेन, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शंस दिया हो, एक्स का फंक्शन है, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, कुछ भी फंक्शन होगा एक्स का होगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये कुछ भी हो सकता है, और ये फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट, इसके पास लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा, तब रखेगा जब ये वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये वाला कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है जैसे कि लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, जैसे कि हम लोग नंबर देखे थे ना, ये 0 था, इधर का वैल्यू पॉजिटिव था, इधर का वैल्यू क्या था, निगेटिव था। तो यहाँ पर इस साइड का जो नंबर है उसी को यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। तो इस साइड के नंबर के लिए जो फंक्शंस का जो वैल्यू है ये एल के इक्वल आएगा। इसी प्रकार इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर नंबर में लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एल आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव राइट हैंड साइड एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ x। तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी कोई भी जो फंक्शंस है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक फंक्शंस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 3। x टेंस टू 3 बोलने का मतलब ये है कि x का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 रख दूँ यहाँ पर, तो मुझे मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और यहाँ पर दिया हुआ है x टेंस टू 1, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू अप्लाई नहीं करना है किसी भी फंक्शंस में यदि उसका 0 आ रहा है वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जो फंक्शंस दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। और ये फार्मूला जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो नीचे x माइनस 1 दिया हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, x टेंस टू x प्लस 1 मिलेगा। और जब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मिला है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्ट कहीं पर भी लिमिट अप्लाई नहीं करना है। यदि उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को लिमिट अप्लाई करना है। तो ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा सेकंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा जो कि फंक्शन दिया हुआ था, इसका वैल्यू क्या आया, 10 आया। कब, जब x का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा था, 3 की तरफ।
सेकेंड टाइम में एफ ऑफ एक्स फंक्शंस का वैल्यू कितना आया, 2 आया, जब एक्स का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा था, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस है इसका सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप लोग का लिमिट ऑफ फंक्शंस कंप्लीट होता है और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। और डिफ्रेंशिएशन के अंदर में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट देखेंगे और डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन, फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फार्मूला भी देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।